वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई टपक नाम की एक हिंदी लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ, जो अतरंगी नाम के एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इस मूवी में 3-4 कहानियाँ हैं और ये 4 कहानियाँ बहुत ही डिफरेंट है। मतलब एक एंथोलॉजी बेस्ड मूवी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही तितली नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपने दादू के कमरे में आकर कुछ किताबों को देखती रहती है और अपने दादू से पूछने लगती है कि दादू, क्या मैं ये किताब पढ़ सकती हूँ। उस वक्त तितली का दादू एक कहानी लिख रहा होता है, मतलब अपने टाइपराइटर में कहानी को टाइप करते रहता है। तितली का दादू कुछ भी जवाब ना देने की वजह से तितली डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। तितली अपनी दादी के पास आकर कहने लगती है कि दादी, मैं आज के बाद से दादू से बात ही नहीं करूँगी। उस वक्त इसकी दादी किचन में खाना बना रही होती है। इसकी दादी कहने लगती है कि बेटा, जब तुम पढ़ाई करती हो क्या तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है? तो सेम तुम्हारे दादू भी अपनी कहानी लिखने में बिजी है, तो अपनी कहानी छोड़कर वो तुमसे कैसे बात कर सकते हैं? तितली पूछने लगती है, और वैसे दादी, दादू ऐसे कौन सी कहानियाँ लिखते हैं जो मम्मी पापा मुझे पढ़ने ही नहीं देते और आप भी मुझे पढ़ने नहीं देते? इसकी दादी कहने लगती है कि बेटा, वो बच्चों वाली कहानी नहीं है, बच्चों को उनकी कहानियाँ समझ में नहीं आएंगी। तितली कहने लगती है कि दादू खुद एक बोरिंग है, अब पता नहीं उनकी कहानियाँ कैसे होंगी, इसलिए उनकी कहानियाँ कोई भी नहीं पढ़ता। इसकी दादी कहने लगती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी दादू की कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती है, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब पढ़ना तुम्हारे दादू की कहानियाँ। तितली कहने लगती है कि दादू तो आपके हस्बैंड है, ऑफ कोर्स आप उनके साइड लोगे ही। मेरे पापा ने कहा कि उनकी कहानियाँ बहुत ही बोरिंग है। इसकी दादी कहने लगती है कि बोरिंग नहीं बेटा, बहुत ही अजीब होती है, और मैं तुम्हारी दादू की लिखी हुई हर एक कहानी को पढ़ती हूँ। तितली कहने लगती है, चलो दादी, मुझे दादू की एक कहानी सुनाओ। इसकी दादी नहीं मानती, लेकिन तितली अपनी दादी से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है। सो तितली की दादी तितली को एक कहानी बोलना स्टार्ट करती है। कहने लगती है कि पता है चिड़िया अपने घोंसले को कितना मेहनत के साथ बनाती है, अगर कोई भी उसके घोंसले को नुकसान पहुंचाए तो उसको बहुत बुरा लगता है ना। तो ये कहानी भी एक ऐसी ही चिड़िया की है। कहानी की शुरुआत में ही 2 दोस्तों को दिखाया जाता है, मिनी और बबलू। एक्चुअली बबलू मिनी के सामने किसी लड़की की तारीफ कर रहा होता है कि कल बबलू ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा, उसके बाल बहुत ही रेशमी थे, चमक रहे थे। सो मिनी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं दोबारा उस लड़की को देखना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो ना। सो अपनी दोस्त के लिए मिनी अपनी स्कूटी लेकर बबलू के साथ उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर बबलू ने उस लड़की को देखा था। रास्ते के दरमियान में बबलू उस लड़की की बहुत तारीफ करते रहता है। मिनी कहने लगती है कि देख, हम लोग जल्दी घर वापस लौटना होगा, वरना मेरे पापा बहुत डांटेंगे। सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करवाया तुमने मुझे। और सच में ये बहुत ही जंगल का रास्ता होता है। सुनसान सड़क पर ये दोनों जाते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद इन दोनों को एक चाय वाला बंदा और उसका कुत्ता नजर आता है। इसका कुत्ता आते जाते लोगों की गाड़ी के सामने खड़ा रहता और वो चाय वाला बंदा इनके पास आकर अपनी दुकान की चाय पीने के लिए कहता। सो मिनी और बबलू के साथ भी ये यही करता है कि मैडम, आप गाड़ी साइड में लगाकर मेरे हाथ की चाय पी लीजिए। इस चाय वाले बंदे का पास में एक छोटा सा ठेला होता है। और एक और बात, ये बबलू जैसा ही नजर आते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद वो चाय वाला बंदा इन दोनों को चाय देते हुए पूछने लगता है कि अरे मैडम, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिमी कहने लगती है, अरे कुछ नहीं भैया, हम लोग पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं। चाय वाला बंदा कहने लगता है, अरे मैडम, आपको पता नहीं, बारिश के मौसम में यहाँ पर घूमना, पिछले साल की तो बात है, आप जैसे कुछ बच्चे लोग कॉलेज से यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। इसी सड़क के बगल में उसी वक्त जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ जबरदस्त बिजली भी कड़की। तभी वो बच्चे लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैं भागा भागा जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। मिमी कहने लगती है, अरे बबलू, चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, ये जगह बहुत ही वियर्ड है। बबलू कहने लगता है, अरे मिमी, वो जगह पास ही में है, इस जगह से ज्यादा खतरनाक तो इसकी बातें लगती है मुझे। उसके बाद वहाँ से जाते समय मिमी कहने लगती है, देख बबलू, अब मैं सिर्फ 1 किलोमीटर ही चलूंगी, अगर तुम्हारी सोनपरी मिली तो मिली, वरना हम वापस लौट चलेंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से ये दोनों अपनी गाड़ी को वहीं पर रुकाकर पैदल जंगल के अंदर जाने लगते हैं। बबलू कहने लगता है कि मिमी, मैंने उस लड़की को इसी जगह पर देखा था, चलो ना और थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वो लड़की दिख जाए। इस तरह से जंगल के और भी अंदर जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में मिमी पूछने लगती है कि अगर वो लड़की तुमको दिख जाएगी तो तुम क्या कहोगे, क्या बात करोगे? बबलू कहने लगता है, अरे मिमी, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तुम एक काम करो मिमी, तुम ना उसका नंबर मांग लो। अरे एक लड़की दूसरी लड़की को अपना नंबर तो दे सकती है ना। सो इस तरह से ये दोनों बातचीत करते हुए आगे जाते रहते हैं।
किसी जगह पर इन दोनों को एक टावर जैसी प्लेस नजर आती है। बबलू कहने लगता है कि मिमी शायद वो लड़की यहीं पर रह सकती है। मिमी कहने लगती है कि किसी का घर कैसे हो सकता है। बबलू कहने लगता है कि शायद इसी के अंदर वो अकेली रहती होगी। चलो एक काम करते हैं, पानी के बहाने से उसको बाहर बुलाते हैं। बबलू दरवाजा खटखटाने लगता है कि अंदर कोई है, प्लीज आप बाहर आइए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। इसी दरमियान में वो मिमी उस टावर के ऊपर चढ़कर इन सारी चीजों को देखती रहती है कि किसी का घर कैसे हो सकता है। और उसी तरह इस टावर के चारों तरफ सफेद धागे भी लगे होते हैं। दूसरी तरफ जब वो चाय वाला बंदा अपना ठेला लेकर कहीं पर जा रहा होता है तो उसी सड़क के किनारे मिमी और बबलू की गाड़ी को देखता है। अपने कुत्ते से कहने लगता है कि शायद ये दोनों पिकनिक मनाने के लिए अंदर गए होंगे, खैर हमें क्या लेना देना, चलो हम आगे चलते हैं। इस तरफ बबलू बार बार दरवाजा खटखटाने लगता है कि प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें बस एक गिलास पानी चाहिए। मिमी कहने लगती है कि बबलू लगता है घर में कोई भी नहीं है और ऊपर से बारिश भी आने वाली है, चलो ना हम यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। लेकिन ये पागल बबलू मिमी की सुनता ही नहीं, बार बार दरवाजा खटखटाने लगता है। बहुत ही अजीब से बिहेव करने लगता है कि बिना उसे मिले मैं यहीं से नहीं हिलूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ मिमी प्लीज। मिमी कहती रहती है कि देख बबलू, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी अकेले ही, और तुम बारिश में भीगते रहना। बबलू उस टावर के ऊपर चढ़ने लगता है अंदर झांकने के लिए। बबलू को डराने के लिए मिमी वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी देर के बाद मिमी दोबारा उसी बबलू के पास आती है, लेकिन शॉकिंगली बबलू वहाँ पर नजर ही नहीं आता। सोचने लगती है कि इस घर के अंदर चला गया। दरवाजा खटखटाने लगती है, अंदर झांकने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त वो बबलू बहुत ही काला होकर ऊपर से नीचे गिरने लगता है। लगता है इसके ऊपर बिजली कड़की हो। बबलू को देखकर मिमी शॉक में रह जाती है। उसी वक्त यहाँ पर वो चाय वाला बंदा भी आकर बबलू को देखकर शॉक में रह जाता है। बबलू मर चुका होता है। मिमी से कहने लगता है कि मैडम मैंने आपको वार्न किया था ना, अब चलिए आप भी यहाँ से। लेकिन मिमी तो बहुत बड़े सदमे में होती है, वहाँ से हिल ही नहीं पाती। जबरदस्ती वो चाय वाला बंदा मिमी को यहाँ से ले जाता है। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिमी उसी बबलू की न्यूज पढ़कर बहुत दुखी होने लगती है, बबलू को याद करते हुए। थोड़ी देर के बाद वो चाय वाला बंदा सामान लेकर मिमी के पास आता है और ये दोनों दोबारा उसी टावर के पास जाने लगते हैं जहाँ पर बबलू की मौत हुई थी। मतलब इन दोनों का यही प्लान होता है कि ये दोनों इस टावर को जला देंगे। चाय वाला बंदा कहने लगता है चलिए मैडम काम स्टार्ट कर देंगे, वरना पता नहीं वो कब वापस आ जाए, और ऊपर से बारिश भी होने वाली है। इस तरह से ये दोनों अंदर बाहर पेट्रोल डालने लगते हैं। जब मिमी दरवाजा ओपन करके अंदर जाती है तो वहाँ पर दो चमकते हुए अंडे होते हैं। सिम से बात यह है कि किसी का घर नहीं बल्कि चुड़ैल का घोंसला होता है। मतलब जो कोई भी लोग इस जंगल में आते बस ऐसे ही पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो वो चुड़ैल अपने घोंसले को बचाने के लिए उन लोगों को मारने लगती है और लोग यही समझने लगते हैं कि शायद बिजली गिरने की वजह से इनकी मौत हो गई। अब ये साला बबलू भी इस जंगल में आया था और उस चुड़ैल के बाल को देखकर ये पिघल गया। सोचने लगा कि इसको तो सोमपरी मिल गई। सो मिमी को लेकर यहाँ पर आया तो बबलू की भी उसी तरह से मौत हो गई। बाद में मिमी थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ये बात पता चली कि इसके अंदर एक चुड़ैल रहती है। सो पक्का प्लानिंग करके उस चाय वाले बंदे से हाथ मिलाकर ये दोनों यहाँ पर आते हैं। खैर पेट्रोल वगैरह डालने के बाद मिमी कहने लगती है कि भैया अब हमको छुपना होगा, वो कभी भी अपने घोंसले में आ सकती है और आते ही हम आग लगा देंगे। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू होने लगती है। ये दोनों प्लान करते हैं कि अभी से उसके घोंसले को आग लगा देंगे। इस तरह से जब आग लगाने ही वाले होते हैं उसी वक्त वो चाय वाला बंदा अपने कुत्ते की आवाज सुनने लगता है। मतलब इसका कुत्ता उस घोंसले के अंदर होता है। उस चुड़ैल ने उसके कुत्ते को लेकर इस घोंसले में आ गई। वो चाय वाला बंदा बिना आग जलाए अपने कुत्ते को बुलाते हुए उस दरवाजे के पास जाने लगता है कि चुड़ैल मेरी भुरिया को छोड़ दो। इस तरह से दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा ओपन ही नहीं होता। मिमी बुलाती रहती है कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप वापस लौट जाओ। और शायद फाइनली मिमी उसके घोंसले को आग भी लगा देती है। प्रेजेंट डे पर मतलब वो तितली अपनी दादी से पूछने लगती है क्या मिमी ने उस घोंसले को जला दिया। दादी कहने लगती है नहीं जला पाई क्योंकि बारिश जो आ गई। तितली कहने लगती है कि अगर मैं मिमी की जगह होती तो कब का जला देती, और वैसे भी दादी मुझे तो कहानी बोरिंग ही नहीं लगी, चलो ना दादी दादू की एक और कहानी सुनाओ ना। तितली की दादी मना करने लगती है, लेकिन तितली रिक्वेस्ट करने पर तितली की दादी एक किताब देने लगती है कि तुम खुद ही पढ़ लो। तितली दूसरी कहानी पढ़ने लगती है, द अम्ब्रेला अंकल। कहानी शुरुआत में ही एक वाइफ एंड हस्बैंड को दिखाया जाता है। फिलहाल इसकी वाइफ प्रेग्नेंट होने की वजह से ये दोनों हॉस्पिटल जाकर अपने साइकिल के जरिए से वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं।
तभी रास्ते में दो बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। वो दोनों बच्चे वाइफ से कहने लगते हैं कि मैडम आप कब वापस स्कूल आओगे? नई टीचर हमको पसंद ही नहीं आई, ढंग से पढ़ाती ही नहीं। मतलब ये औरत टीचर होती है, प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिनों की छुट्टी ली। ये लड़की कहने लगती है कि टीचर के बारे में ऐसा नहीं कहते, आप दोनों अच्छे से पढ़ाई करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और इस बारिश में मत खेलो, जाओ घर जाओ। उसके बाद जब ये दोनों वापस अपने घर पर जाने लगते हैं तो अचानक से इनका छाता बंद हो जाता है। हस्बैंड वो छाता ओपन करने की कोशिश करने लगता है लेकिन ये छाता ओपन ही नहीं होता, जाम हो चुका होता है। ये बंदा अपनी वाइफ से कहने लगता है चलो पहले हम घर चलते हैं, छतरी वाले चाचा को उनका छाता देकर मैं अपना छाता लाता हूँ। वाइफ कहने लगती है अरे तुम छाता लेने के लिए चाचा के पास जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी, अरे पास ही तो है ना घर। ये बंदा अपनी बीवी की बहुत केयरिंग करते रहता है। पहले तो अपनी बीवी को अकेले भेजने से मना करने लगता है लेकिन इसकी बीवी जिद करने लगती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। तो ये बंदा छतरी वाले चाचा के पास जाने लगता है। सो वो छतरी वाला चाचा बहुत ही बूढ़ा होता है, इस उम्र में भी छाते बनाने का काम करते रहता है। वो बंदा कहने लगता है कि चाचा ये लो आपका छाता, शायद जैम हो गया, क्या आपने मेरा छाता बनवा दिया? तो वो चाचा बहुत ही मुश्किल से थोड़ी दूर चलकर उस बंदे का छाता उसे देने लगता है। कल रात ही इस चाचा ने बना दिया था। ये बंदा पूछने लगता है कि चाचा कितने पैसे हुए? वो चाचा कहने लगता है कि तुमने तो ऑलरेडी दे दिया, जाओ जाओ यहाँ से। वो बंदा सोचने लगता है कि मैंने कब पैसे दे दिया, लगता है मैं भूल गया हूँ। अब ये चाचा उस पुराने वाले छाते को बहुत ही संभाल कर किसी जगह पर रखता है। उसके बाद वो बंदा अपने घर वापस आकर अपनी बीवी को खाना बनाकर खिलाने लगता है। तभी खाने में कॉकरोच आने पर इसकी बीवी उठाकर दिखाने लगती है, क्या लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही तड़का लगा दिया। हस्बैंड कहने लगता है अरे रे उसे फेंक दो, मैं दूसरा बनाकर लाता हूँ। वाइफ कहने लगती है अरे रहने दो, बस साइड से ही पड़ा होगा ना। और वैसे चाइना में कॉकरोच, मेंढक, सांप सब कुछ खाते हैं, अब तुमने तो इसकी चटनी बना दी। इस तरह से ये दोनों दोबारा उसी खाने को खाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस छतरी वाले चाचा की कमर में शायद बहुत दर्द होता है, कोई बाम लेकर अपने पीठ में लगाने लगता है। दूसरी तरफ वो वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाकर कहने लगती है कि मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, शायद मुझे बुखार हुआ। हस्बैंड भी कहने लगता है कि मुझे भी दोपहर से सर दर्द होने लगा, अब तुम्हें बताकर क्यों परेशान करूं, इसलिए नहीं बताया। वाइफ कहने लगती है कि वहाँ पर दवाई है, निकाल लो, हम दोनों दवाई खा लेते हैं, हम दोनों भीग गए ना इसलिए बुखार चढ़ गया। इस तरह से ये दोनों दवाई खाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस छतरी वाले चाचा के पास शायद कोई आता है। वो चाचा पुराना छाता लेकर उसके पास जाने लगता है, कहने लगता है कि अरे कितनी देर लगा दी तुमने आने में, कब से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। इस तरह से वो पुराना छाता उसको देने लगता है, जो सुबह सवेरे उस वाइफ एंड हस्बैंड ने इस्तेमाल किया था ना, वो वाला छाता। एक्चुअली इस चाचा के पास एक चुड़ैल आई होती है। इस तरफ ये वाइफ अपनी नींद से जाकर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि सुनिए कोई रेंग रहा है। दूसरे वाले कमरे में देखने पर कुछ भी नहीं होता। वाइफ कहने लगती है कि वहाँ नहीं, मेरे पैरों के पास कुछ है। तो वो हस्बैंड अपनी वाइफ की चादर हटाकर देखने लगता है, कहने लगता है कि अरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वाइफ कहने लगती है वहाँ नहीं, और थोड़ा ऊपर। हस्बैंड और थोड़ा ऊपर देखने लगता है, मतलब साड़ी उठाने लगता है। तभी देखते ही देखते इसकी वाइफ के हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, इस हस्बैंड के मुंह से कॉकरोचेस आने लगते हैं, उसी के साथ साथ उसकी वाइफ के प्राइवेट पार्ट से भी। खैर सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि उस छतरी वाले चाचा की कमर बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम तंदुरुस्त हो जाता है ये। दूसरी तरफ गांव वाले उस हस्बैंड एंड वाइफ की लाश बाहर लाते हैं, उनके घर से बाहर अंतिम संस्कार करने के लिए। खैर दूसरे दिन वो चाचा जंगल के किसी बड़े वाले पेड़ के पास आकर इस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। कल तक ये बुढ़ो चल नहीं पाता था, लेकिन आज इसने इतना बड़ा पेड़ चढ़ दिया। उस पेड़ के ऊपर वो वाला छाता लटका होता है जो कल रात इसने एक चुड़ैल को दिया था। सो ये चाचा वो छाता लेकर वापस अपने घर पर जाने लगता है। अपने घर आने के बाद वो चाचा इस छाते को रिपेयर करने लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद वो चाचा दोबारा कहीं पर जाने लगता है और इसी तरह बहुत ही मुश्किल से अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। उसी किसी जगह पर वो दो बच्चे होते हैं, वही लड़का लड़की कहने लगते हैं अरे चाचा आपने हमारे दादाजी का छाता बना दिया। ये चाचा कहने लगता है हाँ बना दिया, अब आकर मेरी मदद करो, मेरे घर तक ले चलो मुझे, तुमको मैं तुम्हारा छाता दे दूंगा। इस तरह से ये दो बच्चे उस चाचा के साथ उसके घर पर जाने लगते हैं। सो घर आने के बाद वो बच्चे अपना दादाजी का छाता लेकर जाने लगते हैं। वो बच्ची कहने लगती है कि इस छाते में हम दोनों कैसे आएंगे, अरे चाचा मुझे भी एक छाता दो ना, कल लौटा दूंगी। जब वो चाचा मना करने ही वाला होता है तो तभी इसके कानों में कुछ खुसर फुसर की आवाजें सुनाई देने लगती है।
उस बच्ची से कहने लगता है ले जाओ, तुम उस छाते को ले जाओ। इस बच्ची को उस छाते में कुछ चमकते हुए तारे नजर आने लगते हैं, मतलब ये छाता खुद चमक रहा होता है। उसी वक्त बारिश होने की वजह से ये बच्ची छाता ओपन करके अपने घर जाने लगती है। थोड़ी दूर जाते ही वो छाता अपने आप बंद हो जाता है। शायद चुड़ैल इस बच्ची को अपने साथ ले गई। सिंबुल से बात करें तो वो छतरी वाला चाचा चुड़ैल के साथ कुछ समझौता करने लगता है। वो चुड़ैल लोगों की जान लेकर इस बुढ़ऊ को थोड़ी बहुत तंदुरुस्ती देती रहती है। उसके बाद तितली अपने दादाजी की एक और कहानी पढ़ने लगती है। एक्चुअली ये कहानी बहुत ही फ्यूचर की है, मतलब काफी सालों के बाद धरती पर एक अजीब का वायरस छाने लगता है और इसी तरह धरती पर बहुत ही कम लोग बचते हैं। गवर्नमेंट सारे हेल्थी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देती रहती है कि जिन जिन को वायरस है आप उन लोगों से बच के रहिए। इस कहानी में एक लड़की को दिखाया जाता है लिली, जो किसी मर्द की डेड बॉडी को लेकर अपनी कार की डिक्की में रखने लगती है और इसी तरह लिली इस डेड बॉडी को लेकर कहीं पर जाने लगती है। कुछ दूर आने के बाद जब लिली किसी जगह पर टर्न लेने लगती है, उसी वक्त गाड़ी से चलता हुआ एक अजीब का बंदा लिली को देखकर सीटी मारने लगता है। उस बंदे को देखकर लिली उसे वहाँ से भगाने लगती है। उसके बाद लिली अपने टेंट के पास जाकर अपने बेटे हंग को बुलाने लगती है कि बेटा हंग तुम कहाँ पर हो, फटाफट से मम्मी के पास आ जाओ। उसी किसी जगह पर इसका बेटा हंग बैठा होता है और एक्चुअली ये दोनों जंगल में ही अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। हंग कहने लगता है कि मैं तो बस जूजू से खेल रहा था, वो मेरे जैसा ही छोटा बच्चा है। वो कहता है कि जंगल के सारे जानवर हमारे दोस्त है। इसकी मम्मी डांटने लगती है कि उस जूजू की बातों को मत मानो, जंगली जानवर हमको खा लेते हैं और आज के बाद से तुम जूजू से मत मिलो। उसी रात लिली अपने बेटे का बर्थडे मनाने लगती है केक काटकर, मतलब ये माँ बेटे हल्के से थोड़ा सेलिब्रेशन वगैरह करने लगते हैं। लिली का बेटा सोने के बाद जब लिली अपने टेंट से बाहर आती है तो उसकी गाड़ी हिल रही होती है, जिसका मतलब शायद गाड़ी में का वो बंदा मरा नहीं होता। सुबह सवेरे जब वो हंग अपनी नींद से जागने पर इसके पास जोजो आता है। ये जोजो कौन है हमको दिखाया नहीं जाता। इसकी आवाज बहुत ही अजीब होती है, भूतों की तरह। कहने लगता है कि हंग तुम फटाफट से गाड़ी ओपन करो। सो वो हंग उसी तरह से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की डिक्की ओपन करके वापस अपनी टेंट पर आकर सो जाता है। यह होने के बाद लिली अपनी नींद से जागकर अपनी गाड़ी के पास जाती है। डिक्की के पास काफी सारा खून लगा होता है। जब डिक्की ओपन करती है तो डिक्की में कोई भी मौजूद नहीं होता। जब लिली हंग से पूछने लगती है, हंग कहने लगता है कि माँ मैंने ही उस गाड़ी की डिक्की ओपन की और वो बंदा उस तरफ गया। लिली कहने लगती है कि बेटा तुम यहीं पर रुको, कहीं पर भी मत जाना। इस तरह से लिली अपने हाथ में चाकू लेकर डेविड डेविड कहकर उस बंदे को ढूंढती रहती है। किसी जगह पर आकर कहने लगती है कि डेविड तुम मेरे साथ करना चाहते थे ना, ये लो मैं आ गई, मेरे साथ करो। उसी वक्त ऊपर से लिली के सामने एक बक्सा गिरता है। जब इस बक्से को ओपन करती है तो उस बक्से के अंदर इंसान का दिल होता है। लिली फटाफट से अपने बेटे के पास आकर अपने सारे सामान पैक करके यहाँ से निकलने लगती है। फास्ट जाने की वजह से इसकी गाड़ी का हल्के से एक्सीडेंट भी हो जाता है। उसी वक्त हंग को कुछ खुसुर पुसुर की आवाजें सुनाई देने लगती है। शायद इसके पास वो जोजो आया होता है। लिली भी उस चीज को देखकर बहुत डरने लगती है। प्रेजेंट डे पर भी तितली ये कहानी पढ़कर बहुत डर जाती है। उसके बाद तितली अपनी दादी के पास जाती है किचन में। इसकी दादी तितली से कहने लगती है कि तितली गार्डन में जाकर मिर्ची तोड़कर लाकर दो। तितली कहने लगती है अरे दादी रातों में पेड़ के पत्ते या तो फल तोड़ा नहीं करते, पेड़ श्राप देते हैं, भूत होता है उनके अंदर। इसकी दादी कहने लगती है कि तितली जब जब रूल्स को तोड़ना पड़ता है क्योंकि अब खाना तो बनाना पड़ेगा। सो तितली अपने गार्डन में जाकर मिर्ची तोड़ने लगती है। उसी वक्त इसकी दादी को तितली की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब तितली की दादी वहाँ पर जाती है तो तितली वहाँ पर मौजूद नहीं होती और शायद ऐसा लगता है कि वो पेड़ तितली को खा रहा है। दिखाया नहीं जाता लेकिन शैडो के जरिए से ऐसा ही लगता है। उसके बाद तितली के दादू को दिखाया जाता है। एक्चुअली तितली का दादा नहीं, इस राइटर की ये सब कुछ कहानियाँ होती है, जैसे तितली, उसकी दादी। यह राइटर अपनी सारी कहानियाँ खत्म करके थोड़ा चिल करने लगता है। इस तरह से ये शॉर्ट मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।